आइए गाइस, एक बार फिर से आपका अपने चैनल बायोलॉजी 0426 में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोशिका पर। कोशिका जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई, अर्थात ये कह सकते हैं शरीर के अंतर्गत सभी कार्य कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कोशिका जो होती है संपूर्ण शरीर के अंतर्गत फैली हुई रहती है। हर एक हिस्से के अंतर्गत कोशिका पाई जाती है। कोशिका का इंग्लिश वर्ड की बात करें तो कोशिका को अपन सेल सबसे जानते हैं, लेकिन अगर इसके नाम की बात करें तो इसे साइटो कहते हैं। अर्थात साइटो कहते हैं इसलिए कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं। अर्थात सेल शब्द कहे जाने के लिए इसके अध्ययन को सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता जो थे इनके रॉबर्ट हुक थे, या इन्हें खोजकर्ता भी कह सकते हैं या इन्हें अपन जनक भी कह सकते हैं। उन्हें अपन रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिकाओं की बात करें तो जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिकाओं की जो खोज थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। सिद्धांत की बात करें कोशिका के सिद्धांत की तो कोशिका का जो सिद्धांत था वो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन व स्वान ने यह बताया था कोशिका जो होती है संपूर्ण शरीर के अंतर्गत फैली हुई होती है। अर्थात ये कह सकते हैं अगर कोई जीवाणु एक कोशिका से मिलकर बना है तो उसे अपन एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं। अर्थात कोई जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है तो उसे अपन बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड के अंतर्गत बात करें तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की पाई जाती है। दूसरी बात करें सबसे बड़ी कोशिकाओं की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव के अंतर्गत बात करें तो मानव के अंतर्गत जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म्स की होती है, शुक्राणुओं की होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात करें तो अंडाणु की होती है, एग की होती है, ठीक है। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिकाओं की बात करें तो वो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अर्थात सोचने और समझने की जो भी शक्ति होती है वो हमारे न्यूरॉन्स के पास में होती है। विभाजन रहित की बात करें अर्थात न्यूरॉन्स के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अपने पास में न्यूरॉन्स के अंतर्गत सेंट्रोसोम जो होता है वो अनुपस्थित होता है, अर्थात तारकाय अनुपस्थित होते हैं अपने पास में। दूसरी बात करें तेज विभाजन रहित कोशिकाओं की बात करें तो तेज विभाजन जो होता है अपने पास में लीवर के अंतर्गत होता है, अर्थात यकृत के अंतर्गत होता है। अर्थात यकृत की कोई भी कोशिका अगर टूट जाती है तो उसका पुनः निर्माण जल्दी से जल्दी तेज हो जाता है, जबकि न्यूरॉन्स के अंतर्गत अगर कोई कोशिका टूट जाती है तो उसका विभाजन नहीं होता है। अगर गलती से कोई चोट लग जाती है तो ब्रेन की कोशिकाएं उन्हें ठीक नहीं कर पाती है, जबकि लीवर की जो कोशिकाएं होती है उनके अंतर्गत क्षतिग्रस्त होने पर वो जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है। देखिए गाइज, अभी अपन ने ये कहा था कि संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसका रीजन जैसे देखते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में आती है कोशिका। कोशिकाओं का जो निर्माण होता है या कोशिकाएं जो मिलकर बनती हैं वो टिश्यूज का निर्माण करती है, अर्थात ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों के निर्माण के बाद में ऊतक जो मिलते हैं वो निर्माण करते हैं अपने पास में अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स मिलकर के अपने पास में संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, अर्थात बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अपने पास में जो कोशिका होती है वो संपूर्ण शरीर के अंतर्गत फैली हुई होती है। देखिए अब एक बार हम बात करते हैं इनके अंगों की या इनके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है संपूर्ण कोशिका के अंतर्गत। तो पहली बात करते हैं अपन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन से बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये अपने पास में पादपों के अंतर्गत भी पाई जाती है और जंतुओं के अंतर्गत भी पाई जाती है, अर्थात दोनों के अंतर्गत अपने पास में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है अपने पास में प्रोटीन्स की बनी होती है, अर्थात ये कह सकते हैं इनके चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है।
इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत सभी कोशिका के जो अंग होते हैं वो इन्हीं झिल्लियों के अंतर्गत अपने पास में पाए जाते हैं। बात करते हैं नंबर 2 कोशिका भित्ति की। बात करें, कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं इसके अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है। अर्थात पादपों की जो झिल्ली होती है, वो पादपों की जो भित्ति होती है वो बहुत ही मोटी होती है, अर्थात उनको सुरक्षा के बहुत ज़्यादा एक आवरण की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके अंतर्गत डबल लेयर पाई जाती है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, इसलिए ये केवल पादपों में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये बनी हुई किससे होती है, तो सेल्यूलोज का बना हुआ इसके ऊपर आवरण पाया जाता है। बात करें कार्य की, तो कार्य जो होता है इनके सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। देखिएगा, इस तीसरे पॉइंट की यहाँ बात करते हैं। यहाँ अपने पास में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अपन को ऊर्जा मिलती है। देखो, ऊर्जा कैसे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये अपने पास में श्वसन के अंतर्गत कार्य करती है, अर्थात हीमोग्लोबिन की सहायता से ये अपने पास कोशिका तक आती है। कोशिका से आने के बाद में ये कहाँ जाती है, क्रेब्स चक्र में जाती है, और क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर हमें 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी की बात करें तो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो अपने पास में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ये जो 38 एटीपी के जो अणु होते हैं वो अपने पास में ग्लूकोज के अंतर्गत चेंज हो जाते हैं, और ये जो ग्लूकोज के अणु होते हैं ये हमें लास्ट में क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, और गोल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय का कार्य यही होता है कि ये जो ऊर्जा का परिवहन करने का कार्य करता है, अर्थात जहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर ये ऊर्जा को पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रसदानी की। रसदानी को वैक्यूल्स कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, और रसदानी का जो कार्य होता है वो जल संग्रह करने का कार्य किया जाता होता है। जल संग्रह की बात करें तो हमारे शरीर के अंतर्गत 65% जल होता है, जो संपूर्ण कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। अगर पेट की बात करें, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 65% जल पेट के अंदर पाया जाता है, तो ये गलत है। पेट के अंतर्गत अपने पास में 1 से 2 लीटर जल ही पाया जाता है, जो अपन पीते हैं। जितना जल अपन पिएंगे वो ही पेट के अंतर्गत पाया जाता है, इसके अलावा अन्य जल नहीं पाया जाता है। ये जो 65% जल जो होता है ये कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है अपने पास में। अब बात करते हैं तारक काय की। तारक काय की जो खोज की थी वो बोबरी ने की थी, और तारक काय का जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन का होता है, अर्थात पुनः निर्माण का होता है। अर्थात विभाजन का मतलब ये नहीं कि टूटकर अलग हो गई, विभाजन का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि एक कोशिका के टूटने से दूसरी कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात एक कोशिका टूटी और 2 कोशिकाओं का निर्माण की, इसलिए यहाँ पर पुनः निर्माण किया जाता है। और पुनः निर्माण जो पाया जाता है वो लीवर के अंतर्गत पाया जाता है। लीवर के अंतर्गत सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर विभाजन जो होता है वो तेज होता है। और सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ब्रेन के अंतर्गत सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और न्यूरॉन्स के अंतर्गत यहाँ पर अपने पास में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स 90% पाए जाते हैं ब्रेन्स के अंतर्गत, इसके अलावा 10% जो पाए जाते हैं वो अपने पास में गीलियल सेल्स पाई जाती है। और इन्हीं 10% गीलियल सेल्स के अंतर्गत क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और इसी कारण यहाँ पर अपने पास में ब्रेन कैंसर की संभावनाएं हो जाती है, होती क्या है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, क्योंकि जो विभाजन होगा वो इन्हीं गीलियल सेल्स के अंतर्गत होगा। इसके अलावा ब्रेन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की। इंग्लिश में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसे ER के नाम से भी जानते हैं।
ये जो ER होती है ये अपने शरीर के अंतर्गत आंतरिक कंकाल प्रदान करने का कार्य करती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगी तो कोशिकाएं मर जाएंगी, अर्थात टूट जाएंगी, उनको किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिलेगी। जैसे सपोज देन अपन बात करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अपन को किसी ना किसी सपोर्ट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं को अंतःप्रद्रवी जालिका की आवश्यकता होती है। ये शरीर को आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ ER होती है। स्मूथ ER की बात करें तो स्मूथ ER से अपने पास में वसा का निर्माण होता है, रफ ER से अपने पास में प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ ER से प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि रफ ER पर अपने पास में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और उन्हीं राइबोसोम की सहायता से अपने पास में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर कई बार रॉबिन्सन का भी नाम अपने सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ बात करें राइबोसोम के कार्य की बात करें तो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन के निर्माण का होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम भी अपने पास में दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार, एक 70S होता है और एक अपने पास में 80S होता है। 70S छोटा होता है जबकि 80S अपने पास में कैसा होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं अपन केंद्रक की, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस की जो खोजकर्ता थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। न्यूक्लियस का जो कार्य होता है वो इन सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कार्य कर रहा है तो उससे न्यूक्लियस करवाएगा, गोल्जी का कार्य नहीं कर रहा है तो उससे भी कौन करवाएगा, न्यूक्लियस करवाएगा, अर्थात इन सबसे जो कार्य करवाएगा वो केवल न्यूक्लियस के द्वारा ही करवाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं ब्रेन ऑफ कोशिका, अर्थात कोशिका का मस्तिष्क जो होता है उसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं, अर्थात ये कंट्रोलर भी होता है। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंतर्गत 80% DNA और 10% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा 10% अन्य अंश पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, DNA RNA पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं और भी बहुत कुछ इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंतर्गत पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है इन सबको कंट्रोल करने का कार्य करता है, अर्थात ये जितने भी अंश होंगे जो कार्य नहीं करेंगे तो उनको प्रेरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने क्या बताया था कि लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंतर्गत जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये किसी भी कोशिका को गलाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं पाचन तंत्र कह सकते हैं कोशिका का, अर्थात कोशिकाओं का पाचन करने का कार्य करते हैं। अर्थात सपोज देन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पचाने का जो कार्य होगा वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाएगा। गोल्जी का काम नहीं कर रहा है तो उसको भी लाइसोसोम पचाने का कार्य करता है, अर्थात ये कह सकते हैं केंद्रक के बाद में लाइसोसोम ही होता है जो इन सबसे कार्य करवा सकता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने आप को भी सुसाइड करवा देता है, अर्थात सभी अंग कार्य नहीं कर रहे हैं या सभी कोशिकाएं कार्य नहीं कर रहे तो उन सबको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कोशिका का परमाणु बम जो होता है वो अपन किसे कह सकते हैं, लाइसोसोम को कह सकते हैं। आरबीसी के अंतर्गत लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अर्थात आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो अपने पास में 120 दिन का होता है, अर्थात आरबीसी उसके बाद में मृत हो जाती है। अब आरबीसी अगर मृत हो गए और उसे कोई खत्म नहीं करने वाला है तो वो वहीं पर क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए आरबीसी जो होती है वो अपने पास में कहाँ आ जाती है, स्प्लीन में आ जाती है, अर्थात इसको अपन तिल्ली भी कहते हैं। और प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को अपन कब्रिस्तान भी कहते हैं आरबीसी का, अर्थात क्योंकि यहाँ पर मृत आरबीसी का क्या होता है, अपघटन किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य के अंतर्गत बात करें तो ये अपने पास में कलरलेस होता है और दो प्रकार का होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक अपने पास में न्यूक्लियोप्लाज्म।
अर्थात संपूर्ण कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जा रहा है तो उसे तो अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर केवल केंद्रक के अंतर्गत पाया जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जरूरत प्रोटोप्लाज्म की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होंगे तो अन्य जो भी अंश होते हैं जो किसी न किसी से टकराकर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय से टकरा गया, गोल्जी काय वैक्यूल से टकरा गए, वैक्यूल्स ईआर से टकरा गया, ईआर राइबोसोम से टकरा गए, एक दूसरे से टकराते रहेंगे। इसलिए इनके अंतर्गत जल रूपी या डॉट 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 के रूप में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अगर कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जा रहे हैं तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक के अंतर्गत पाए जा रहे हैं तो उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वैसे कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही, इसकी पूरी डेरिवेटिव बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत दोबारा से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।